Let's talk about electron transport system. First of all, we will define it. A series of protein complexes. These are the protein complex FMN, coenzyme Q, cytochrome B, C, A and A3. These are the protein complexes that transfers electrons from electron donors to electron acceptor. जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, पहले वाला मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनर है, अगले वाला एक्सेप्टर है, फिर अगले फेज में ये वाला डोनर होगा, फिर अगले वाला एक्सेप्टर होगा. तो ये एक सीरीज ऑफ प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स है. वाया रेडॉक्स रिएक्शंस, जो इलेक्ट्रॉन्स अगले को दे रहा है वो खुद उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो अगले को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो रिड्यूस हो रहा है. एंड कपल्स दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विथ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ये कपल होता है, इसके साथ साथ एक प्रोसेस होता है प्रोटॉन की मूवमेंट का इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलता है. अब हम इस बात को आगे जाके समझते हैं. पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं कि देयर इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास. NADH जो है FADH से डिफरेंट क्यों है, हमने एक ही स्टेप में दोनों को क्यों नहीं प्रोवाइड कर दिया FMN को. इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा रिड्यूस्ड है, उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है एज़ कम्पेयर टू FADH2, जिसकी वजह से NADH के लिए एक एडिशनल स्टेप होगा. वो एडिशनल स्टेप क्या है कि वो FMN को पहले देगा अपने प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो कोएंजाइम Q के पास जाएंगे. इसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी. FADH2 हमने कहा कि उससे 2 ATP सिर्फ बनते हैं, NADH से ऑब्वियसली 3 ATP बनते हैं. FADH से जब कम ATP बन रहे हैं तो मतलब उसमें कम एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये एक लेस एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से इसको हम डायरेक्टली कोएंजाइम Q को दे देंगे और इससे सिर्फ 2 ATP बनेंगे. अब हम देखते हैं कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो प्रोटॉन के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है. इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो हमारे पास पंप्स होते हैं और आयन चैनल्स होते हैं. जो पंप्स हैं, ऑब्वियसली पंप का मतलब कि उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है. वो जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो जो आयंस की मूवमेंट है वो अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन करवा देगा. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो ये वाला जो एरिया है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. अब जो आयन चैनल्स हैं उनको सिर्फ वो डिफ्यूज़ करवाते हैं, उनकी चैनल्स होती हैं उनके पास, वो सिर्फ डिफ्यूज़ करवाते हैं आयंस को. और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ पे इनके साथ ATP सिंथेज लगा हुआ है. ये एक ऐसी प्रोटीन है कि जब यहाँ से आयंस मूव होंगे तो वो ADP को ATP में कन्वर्ट करवा देगा. अब हम देखते हैं कि ATP प्रोडक्शन कैसे हो रही है. ATP जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है वो इनडायरेक्टली प्रोड्यूस हो रही है, मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से कोई ATP प्रोड्यूस नहीं हो रही. हम पहले पढ़ते थे प्रीवियस क्लासेस में कि साइटोक्रोम B से C में जाएगा तो यहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा. ये गलत कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. अब एनर्जी किस किस स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है. FMN से कोएंजाइम Q के पास जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जा रहे हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. साइटोक्रोम A और A3 से जब जा रहे हैं तब हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. अब यहाँ पे हमारे पास इन स्टेप्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये जो एनर्जी है ये सिर्फ इन पंप्स को दे रही है ताकि ये पंप एक्टिवेट हो. ये एनर्जी ATP नहीं है, ये एनर्जी इन पंप्स के पास जाएगी ताकि ये पंप एक्टिवेट हो. ये जो पंप जब एक्टिवेट हो जाएंगे उनको एनर्जी मिल जाएगी तो वो इस एनर्जी से इस इन हाइड्रोजन आयंस को अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ट्रांसफर करवा देंगे फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टुवर्ड्स द स्पेस बिटवीन द टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स. जब वो प्रोटॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये प्रोटॉन्स जो हैं सिंपल डिफ्यूजन से हमारे पास आयन चैनल्स के पास जाएंगे. आयन चैनल्स कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं करते, तो वो सिर्फ जब हाइड्रोजन आयंस जहाँ से दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस है उससे दोबारा वापस अंदर की तरफ आएंगे तो ये जो ATP सिंथेज है ये सेंस कर लेगा इस मूवमेंट ऑफ आयंस को. जब ये एक्टिवेट हो गया, जब सेंस कर लिए तो वो ADP को ATP में रिड्यूस कर देगा, तो हमारे पास ATP की प्रोडक्शन हो जाएगी.
अब हमारे पास ये डायरेक्टली एटीपी नहीं बन रहा था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन है। और प्रोसेस क्या है? केमियोस्मोसिस या केमी ऑस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन। केमियोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, इस हाइड्रोजन आयंस की वजह से की मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कह रहे हैं केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन। पंप्स की बात करें, हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड आर पम्प्ड एज, ये हाइड्रोजन आयन पंप जो है ये तब स्टिमुलेट होंगे, तब एक्टिवेट होंगे जब हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी कब कब हमारे पास मिल रही है? हमने देखा कि FMN रिड्यूसेस टू कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B रिड्यूसेस टू साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम साइटोक्रोम A टू A3। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये पंप के पास जाएगी, पंप को स्टिमुलेट करेगी, पंप हाइड्रोजन आयंस को पंप करेगा, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ से जो आयंस हैं वो इसको डिफ्यूज करेंगे वापस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जब वो डिफ्यूज वापस हो रहे हैं तो वो एडीपी को एटीपी में एटीपी सिंथेज कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड से एक एटीपी के प्रोडक्शन स्टेप दे रहा है। FADH के मॉलिक्यूल से 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उसमें कम एनर्जी स्टोर्ड है। NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एनर्जी स्टोर करने की। दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।